हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभम शर्मा। स्वागत करता हूं आपका टॉपर्स नोट के स्पेशल एडिशन में जिसका नाम है टॉप विद टॉपर। आज हमारे साथ जो टॉपर मौजूद हैं, उन्होंने 10th के बाद साइंस स्ट्रीम को चूज करके उसके अंदर, जैसे आपको पता है कि या तो साइंस लेने के बाद स्टूडेंट्स मोस्टली या तो आईआईटी की प्रेफर करते हैं या फिर नीट के एग्जाम को प्रेफर करते हैं। बट हमारे साथ जो टॉपर हैं, उन्होंने नीट और आईआईटी दोनों का एग्जाम दिया और दोनों को क्लियर भी करा। तो लेट्स वेलकम गौरी। Hello Gauri, how are you? Hello, I'm fine. How are you? I'm good. So गौरी, थोड़ा सा अपने बारे में हमको बताइए ताकि यार जो एक्सपीरियंस है वो तुमको आपको जान सकें और आपके बारे में थोड़ा सा नॉलेज उनको मिले। हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरी असनानी और मैं मैं पास आउट हुई हूँ। मैंने नीट दिया था रिसेंटली और मेरी नीट में 264 आई थी ऑल इंडिया रैंक। जेई मेन का मैंने जनवरी वाला अटेम्प्ट किया था पेपर, तो उसमें मेरी 99.67 परसेंटाइल आई, जिसमें मैथ्स में 91.3 समथिंग आई, फिजिक्स में 99.977 और केमिस्ट्री में 99.974 और रैंक मेरी 3709 आई। उसके अलावा मैंने 10th क्लास में मेरे 10th के बोर्ड्स में 93.8 परसेंटाइल आई थी और 12th बोर्ड्स में मेरी 95 परसेंटेज 12th बोर्ड्स में मेरी 95 परसेंटेज आई। और 10th में मैंने एनटीएससी के दोनों स्टेज क्लियर किए थे, सो आई एम एन एनटीएससी स्कॉलर। और 11th में मैंने केबीपीवाई का फर्स्ट जो एसए स्ट्रीम होता है, 11th के पेपर जो होता है, उसको मैंने क्लियर किया था विद ऑल इंडिया रैंक 307। तो और फिर मैंने 12th में वापस दिया था, उसमें भी मैंने एसएक्स स्ट्रीम थी वो, तो उसमें भी क्लियर हो गया मेरा, तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 43 थी। और उसके अलावा मैंने ओलंपियाड्स भी दिए थे 10th तक, तो नॉर्मल जो एनएसओ आईएमओ ये सब होते हैं वो सब दिए थे। बाकी मैंने 11th में नहीं 12th में एनएसीबी और एनएसीसी नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बायोलॉजी एंड नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री, ये दोनों क्लियर किए थे। और उसके बाद बायोलॉजी का नेक्स्ट लेवल होता है इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, तो वो भी क्लियर हुआ था। बट उसका नेक्स्ट लेवल जो था ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप, वो ये कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन और इन सब की वजह से हो नहीं पाया, तो वो आगे रोक दिया था वहीं पे। तो ये वाओ, मेरे अचीवमेंट्स थे। दैट्स सो अमेजिंग। मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा और इतने सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, जान के बहुत ज्यादा खुशी हुई हमको। उनके लिए भी थैंक आपको यू। बहुत बहुत बधाई। अब जैसे आपने बात करी एनएसईबी और एनएसईसी की और हाँ आईएनबीओ की, इसके बारे में एक्चुअली क्या कई स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं होता है, उनको ये नहीं पता होता है कि इससे क्या एडवांटेज है उनको, हाँ इससे उनको क्या फ्यूचर में उनको किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो उसकी प्रिपरेशन के बारे में लोग समझ नहीं पाते। तो क्या आप हमारे आने वाले स्टूडेंट्स को उसके बारे में बताना चाहोगे कि कैसे आपने इसके लिए भी तैयारी हाँ करी और इससे क्या क्या फायदे होते हैं? एक्चुअली मेरे को 8th 9th में पता चला था, बट ये वाले ओलंपियाड्स जो होते हैं ये थोड़े टफ होते हैं लेवल में। ओके। तो इनके लिए आप जिस क्लास में हो, आपको उसकी नेक्स्ट क्लासेस का भी पढ़ना पड़ता है। तो ओके। ये फर्स्ट लेवल जो होता है वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिक्स टीचर्स कंडक्ट करवाते हैं। बहुत सारे ओके। ओलंपियाड्स होते हैं। रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, आरएमओ फॉर मैथ्स। एनएसईए होता है, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन एस्ट्रोनॉमी, वो एस्ट्रोनॉमी के लिए। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन बायोलॉजी फॉर बायोलॉजी, नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन केमिस्ट्री फॉर केमिस्ट्री, और नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन फॉर फिजिक्स फिजिक्स। एंड 9th 10th के लिए भी एक होता है नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। तो ओके। एनएससीटीएस जो होता है जूनियर साइंस वाला, इसमें एक बात होती है कि बहुत लोग इसमें 10th में एलिजिबल नहीं हो पाते। जैसे मैं भी 9th में थी, तो 10th में क्लियर करना उसे ज्यादा इजी होता है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो 9th 10th दोनों के पूरे सिलेबस से आते हैं। बट मेरे पास सिर्फ 9th वाला चांस था, क्योंकि उसके बाद उसकी बर्थ डेट से होता है, तो मोस्ट लोग एलिजिबल नहीं होते 10th में, अनलेस तुम छोटे हो एज में। तो और बहुत लोग को सही में पता नहीं रहता है इन एग्जाम्स के बारे में। तो ये इनके लेवल जो होते हैं वो थोड़े से
टफ होते हैं, पहला लेवल होता है वो उतना नहीं होता, बट उसके क्वेश्चंस बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आपको मतलब जैसे आप 11th में हो तो आपको 12th का पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। आप 10th में हो और NACP दे रहे हो तो आपको 11th 12th दोनों की फिजिक्स के एटलीस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट सब अच्छे से आने चाहिए, मींस एटलीस्ट NCERT लेवल। और NACJS में भी आपको 9th और 10th आना चाहिए। NACJS के पहले लेवल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायो होते हैं, और उसके आगे के लेवल्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होते हैं, मैथ्स नहीं होता। तो मैथ्स इज जस्ट फॉर स्क्रीनिंग। तो उसके अलावा फिर नेक्स्ट लेवल उनके एक्चुअली ये 5 लेवल्स होते हैं हर एग्जाम में। तो पहला होता है NSE, मतलब आगे जो भी सब्जेक्ट हो, NSEB, NSEC, NACJS ये सब। उसके बाद होते हैं इंडियन नेशनल ओलंपियाड्स, INOs। तो उसमें होते हैं इंडियन नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, इंडियन नेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, INCHO, INPHO, INBO, INJSO और INAO। और मैथ्स का थोड़ा सा अलग चलता है, तो वो बहुत टफ इनको क्रॉस करके लेवल इंटरनेशनल ओलंपियाड के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, राइट? हाँ। और जैसे INPH होता है उसका लेवल बहुत टफ होता है, मतलब आपको बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए उसके लिए। इवन उसका लेवल कंपेयर किया जाता है इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड से, जो 5th लेवल होता है। तो INCHO भी काफी टफ होता है, काफी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन, वो सब्जेक्टिव होता है। फर्स्ट लेवल ऑब्जेक्टिव होता है, उसके बाद सारे सब्जेक्टिव होते हैं। और उनमें ये होता है कि ऑब्जेक्टिव कम सब्जेक्टिव, तो कुछ सेक्शन ऑब्जेक्टिव होता है, कुछ सेक्शन सब्जेक्टिव। तो और इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इनसे फायदा क्या होता है स्टूडेंट्स को इन एग्जाम्स को क्लियर करने के सामने? इनके बहुत फायदे होते हैं। पहली बात तो आपको कॉन्सेप्ट्स पढ़ने ही पड़ते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप इनके क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज जो होती हैं वो सब इंटरनेशनल ओलंपियाड्स को बहुत ज्यादा जिन भी लोगों ने इंटरनेशनल ओलंपियाड के उस पर पहुंचे होते हैं उनको काफी प्रेफरेंस मिलती है बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। मतलब दे आर द मोस्ट प्रेस्टिजियस ओलंपियाड्स, और क्योंकि उनकी लेवल बहुत ज्यादा अच्छा होता है, और दे आर इंटरनेशनल, लाइक 5th लेवल इंटरनेशनल होता है तो अलग अलग जगहों पे पूरा कंडक्ट होता है। जैसे ICHO लास्ट टाइम पेरिस में हुआ था, और IOA एस्ट्रोनॉमी वाला तो वो हंगरी में हुआ था। इन ओलंपियाड्स को MIT और बाकी यूनिवर्सिटीज बहुत ज्यादा अटेंशन देती हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने क्लियर किया है तो बहुत चांसेस हो जाते हैं। और बाकी मतलब एडेड फेदर्स टू कैप, अब जैसे KVP में आया, ज्यादातर लोग जाते नहीं IISc, बट देते जरूर है पेपर, क्योंकि आपके अचीवमेंट्स में सब काउंट होता है। तो जैसे आपने बताया कि इतने सारे आपके अचीवमेंट्स हैं, तो आप स्टार्टिंग से ब्राइट स्टूडेंट भी थी, आपके स्कोर्स भी अच्छे थे, यू वुड हैव एक्सपेक्टेड योरसेल्फ इन टॉप 10, बट इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप थोड़ा सा? था मतलब एक्सपेक्टेशन तो बहुत थी इस बार, बट एक्चुअली हमारे काफी चेंजेस आए थे इस साल की। एम्स का पेपर लास्ट मोमेंट पे हट गया था, पिछले साल के अक्टूबर नवंबर में हटा था। तो मैंने पूरी जो 11th और 12th खत्म ही हो गई थी, 12th का हमारा सिलेबस तो पूरा हो ही चुका था। तो जितने भी मैंने प्रैक्टिस करी थी, अब एम्स का पेपर और नीट के पेपर में ये बहुत बड़ा फर्क था कि एम्स के पेपर में फिजिक्स, केमिस्ट्री बहुत अच्छे लेवल के आते थे और बायोलॉजी वाज सिंपल, और नीट में तीनों सब्जेक्ट काफी सिंपल होता है एंड दे आर जस्ट रिड्यूसिंग द लेवल एवरी ईयर। तो हमारी पूरी प्रेपरेशन जो थी वो एम्स के पेपर को फोकस थी, क्योंकि वो दैट्स टफर, तो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर दैट मोस्टली। तो उसमें मैंने फिजिक्स का काफी हद तक करा था, मतलब इतना कर लिया था कि INPHO के पेपर भी आई कुड सॉल्व देम। तो केमिस्ट्री में भी काफी अच्छे लेवल तक किया था। तो अब पूरी प्रेपरेशन उस हिसाब से थी, और नीट में बिल्कुल आया, बिल्कुल NCERT बेस्ड। तो 2-3 मेरी सिली मिस्टेक्स हो गई, और 3 एम्बिगुअस क्वेश्चन थे जो बिल्कुल चेंज ही नहीं करे उन लोग ने, सिर्फ उनकी सबने डाले अपने, चैलेंज किया, बट उसका कुछ हुआ नहीं। तो उस चक्कर में 690 हुए। अब इतना इजी पेपर हो गया कि पिछले साल 2-3 लोग थे जो 700 मार्क्स या उससे अबव थे, और इस साल 115 लोग हैं ऐसे। तो उससे ये हुआ कि सिली मिस्टेक्स इतना बड़ा फर्क पड़ गया कि 695 वाले लोग, 150 के आसपास 695 वाले लोग थे, और मेरी 690 पे 264 रैंक हो गई।
तो वो काफी दुख हुआ, क्योंकि कोचिंग में भी हमें बोला था कि आपके ये जो ऑल इंडिया लेवल पे जो मॉक टेस्ट होते हैं उन पे जो आपकी रैंक आती है उसके +-10 आपकी रैंक होती है, और ये हर साल देखा गया था अभी तक। तो ओके। मेरी आती थी, टॉप 10 में आ जाती थी, जिसमें 20,000 26,000 ऐसे बच्चे बैठते थे। बट ओके। इस साल सडनली इतना चेंज आ गया, तो काफी मुश्किल था 2-3 दिन अगले दिन रिजल्ट के, क्योंकि सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट तो कर रहे थे बट एक्सपेक्टेशन से तो नीचे ही राइट, था ना। और एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। हाँ, इवन 49 रैंक भी आती कि एम्स दिल्ली में जाता तो काफी खुशी होती, बट बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। हाँ, बट ठीक है। मौलाना आजाद इज इक्वली इट्स गुड। नाइस, या इट्स इक्वली गुड। एंड बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स वगैरह हैं हाँ जो उन्होंने वहां से ऑलरेडी क्लियर कर रखा है। हाँ अब हाँ ये तो हो गई अपनी पास्ट की बात। अब पास्ट में अपन इसके लिए आपने प्रिपरेशन जो थी आपकी, मतलब हम्म, आपने, बच्चे कई लोग होते हैं जो 9th से स्टडी शुरू कर लेते हैं, कई 10th से हाँ। करते हैं, कई 11th में आने के बाद करते हैं। तो आपने बेसिकली अपनी स्टडीज कब से शुरू करी, इन सब के लिए आपने प्रिपरेशन किस तरीके से करी? एक्चुअली मेरी शुरू से प्लान नहीं था कि मैं एमबीबीएस करूंगी, मतलब मेडिकल स्ट्रीम लूंगी। मेरा पूरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है फैमिली का, और मेरा भी वही था कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मैंने 8th क्लास से मैं जाती थी कोचिंग। 8th 9th ओके 10th मैंने दूसरी कोचिंग करी थी जो आईआईटी की थी। तो ओके। उधर भी मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस था, तो मेरा श्योर था कि हाँ जेई देना है। बट सडनली फिर मतलब मम्मी के थोड़ी हेल्थ देख के और बाकी फैक्टर्स की वजह से मैंने बायो ली। तो जबकि मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था 8 9 10 पूरा। तो मैंने 8 से ऐसे देखा जाए तो आपने पढ़ाई तो आप सीरियसली बिल्कुल एग्जाम वे में तो आप 11th 12th से ही करते हो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। बट बेस फाउंडेशन बनाना तो मैंने 8 से ही मैं कोचिंग गई थी। ओके। तो हाँ बेस आपका 8 से ही स्टार्ट कर लिया था। हाँ इन हाँ सब की प्रिपरेशन किस तरीके से कर रहे थे? मतलब साइंस आपने जैसे मेंस भी क्लियर करा है, आपने नीट भी क्लियर करा है, हाँ। आपने पीसीबी चूज करा, तो इसकी दोनों की प्रिपरेशन आपने किस तरीके से करी? इसमें थोड़ा सा डिफरेंस पड़ा होगा। नहीं, हमको ये भी एक्चुअली पता चला मैंने आपका फिजिक्स फेवरेट है। हाँ, फिजिक्स मेरा हाँ फेवरेट था। मैंने हाँ हाँ। जेई की तो बिल्कुल, जेई मैंने वैसे ही दिया था, मतलब ट्राई के लिए कि नीट का लेवल कुछ कुछ जेई से मैच करता था। तो राइट राइट मैंने राइट। बस अपने प्रेपरेशन को और स्ट्रेंथन करने के लिए मैंने जेई मेन दिया था। सेकंड वाला दे भी नहीं पाई क्योंकि सितंबर में था और उसके 10 दिन बाद नीट था, तो एक्सपोज नहीं होना राइट। चाहती थी मैं। तो जेई मेन के लिए तो मैंने अलग से बिल्कुल तैयारी नहीं करी, जो मैंने नीट के लिए करी थी उसी में फिजिक्स केमिस्ट्री काफी इजीली मेरे क्लियर पूरे हो गए सॉल्व। फिजिक्स में भी एक क्वेश्चन गलत हुआ था तो सिली मिस्टेक था, मैंने यूनिट की गलती कर दी थी। बाकी मैथ्स जो था वो मैंने 10th के बेसिस पे, मुझे एपीजीपी और कुछ टॉपिक्स मुझे पता थे तो वही मैंने पेपर में सॉल्व करे, कुछ अलग से जेई मेन के लिए तो बिल्कुल नहीं पढ़ा। ओके तो ओके। मैंने नीट की ही तैयारी करी है शुरू से। अब जैसे आप बता रहे हो आपने प्रिपरेशन कर ली थी, कई बच्चे होते हैं जिनको कोचिंग्स वगैरह फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं, तो उनके हाँ, अंदर भी बहुत, उनको भी बहुत डाउट्स आते होंगे, तो वो अपने डाउट्स कैसे क्लियर करें, उनके लिए कुछ आप गाइडेंस देना चाहोगे? एक्चुअली मतलब मैंने ये देखा है, मैंने बहुत ऐसी साइट्स और जैसे एम्स के भी कई ऐसे लोग हैं जो ऐसे सब बच्चों के लिए उनने चैनल्स खोल रखे हैं। तो वो लोग राइट। उन सब ऐसे जो भी बच्चे नहीं ज्वाइन कर पाते कोचिंग या दूर होते हैं उन सब के लिए उनने ऑनलाइन बहुत ज्यादा रिसोर्सेज हैं। अब तो बहुत इजी हो गया है इस चीज को लेके कि कोचिंग नहीं भी जा रहे हो देन यू कैन प्रिपेयर इक्वली वेल। और बहुत लोग हैं जो राइट। बिना कोचिंग गए हुए भी इवन एम्स रैली भी गए हैं। जैसे मैंने सुना है एक आदित्य जाधव है, उनकी भी 42 समथिंग रैंक आई थी तो राइट। 2019 में। तो वो भी ओके। उनने भी अपनी प्रेपरेशन से ही गए थे। तो ऐसे बहुत सेल्फ लोग होते हैं। प्रिपरेशन, सेल्फ स्टडी से करा उन्होंने प्रिपेयर। हाँ हाँ। बिल्कुल और बिल्कुल। ऑनलाइन अब बहुत रिसोर्सेज हो गए अच्छे बहुत अच्छे, जिनमें रिसोर्सेज। से आपको क्या बुक्स हैं, कोरा पे बहुत टॉपर्स लिखते हैं कि क्या बुक्स पढ़नी बिल्कुल। चाहिए, किस तरीके से पेपर के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने का पैटर्न है, सब कुछ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। बात जैसे आप कर रहे हो मॉक टेस्ट की, तो आपने हाँ, कितने मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन करी, आपने उनको किस तरीके से किया और उन्होंने आपको किस तरीके से हेल्प किया, इसके बारे में आप मॉक कुछ बताना टेस्ट चाहोगे? मॉक टेस्ट तो अब तो जैसा नीट हो गया है तो
बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट दो। और कई लोग का क्या होता है, मैंने देखा है कि उनको इस चीज का डर बैठ जाता है कि एक मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, फिर वो आगे देते ही नहीं है। कई बच्चे उनको लगता है डिमोटिवेट भी हो कि जाते हैं इससे। हाँ हाँ, हाँ। डिमोटिवेट हो जाते हैं, और ये मेंटालिटी रहती है कि इतनी देर में जो मॉक टेस्ट दे रहा हूँ उतनी देर में मैं पढ़ लूंगा तो मेरे को ज्यादा हेल्प राइट। मिलेगी, जबकि बिल्कुल। ऐसा नहीं है। इवन आप जब क्वेश्चंस गलत करते हो तो एक टेस्ट का फायदा तभी होता है जब आप अपने टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद अपने सही गलत एज वेल एज सही क्वेश्चंस को भी एनालाइज करें। आपको हर बिल्कुल एक बिल्कुल। ऑप्शन पता हो कि कौन सा ऑप्शन आंसर है, क्यों है, कौन सा ऑप्शन जो आंसर नहीं है वो क्यों है। तो बिल्कुल। नीट में बहुत कई हमेशा एक दो एम्बिगुअस क्वेश्चंस रहते ही हैं, तो उसमें भी अब हाँ हाँ। आपको मॉक टेस्ट से पता चलता है कि कई बार आपके सारे आंसर सही होते हैं, बट कौन सा राइट। ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो आपको मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए आपकी एक वो बन जाती है, आपका एक आप प्रैक्टिस से वो टेंडेंसी बन रिवीजन हो। जाती है। हाँ, राइट आपको राइट। फील आ जाता है कि हाँ ये वाला मोस्ट अप्रोप्रिएट है। सही तो सारे होंगे, रीजन भी आप बता सकते हो, बट कौन सा क्वेश्चन कौन सा ऑप्शन है जो बिल्कुल एग्जैक्ट सब मतलब इसको डिनाई कर ही नहीं सकते। तो वो सब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से आता है। और मैं तो कहूंगी कि आप हर टॉपिक करते हो, जितना कर सकते हो उस टॉपिक के मतलब कई जगहों पे दिए हुए होते हैं कि इस इन टॉपिक्स का एक मॉक टेस्ट, इन टॉपिक्स का एक मॉक टेस्ट, तो फुल लेंथ आप बैठ के दो। क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टेस्ट दिए थे अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान, मतलब कम से कम 200-300 टेस्ट दिए थे। तो अमेजिंग और इवन अमेजिंग। लॉकडाउन में ही 100 टेस्ट एटलीस्ट हो गए थे हमारे, और ओके। ऑफलाइन हुए, ऑनलाइन हुए, बहुत कुछ हुआ था। बिल्कुल तो बिल्कुल। मॉक टेस्ट तो आर द घर मोस्ट। पे बैठे बैठे प्रिपरेशन भी बहुत इजीली हो जाती होगी उनकी मॉक टेस्ट वगैरह की। हाँ, और ये रहता है कि शुरू में आप टॉपिक वाइज करते हो कि इस टॉपिक पे मॉक टेस्ट है, राइट। इस टॉपिक पे, और उसके बाद आप करो कि अभी तक जितना करा है। मतलब हमारे जो पैटर्न था उसमें ऐसे भी थे कि बीच बीच में जो टेस्ट होते थे वो तो अलग थे, बट ये भी था कि जैसे कुछ टॉपिक हुए उसका टेस्ट हुआ, फिर कुछ टॉपिक हुए उनका टेस्ट हुआ, फिर कुछ टॉपिक हुए उनका टेस्ट हुआ, फिर एक टेस्ट हुआ जिसमें वो सब कुछ आया। ऐसे कर सही करके, सही। तो उससे क्या होता है आपकी, कई लोग की प्रॉब्लम होती है कि ट्वेल्थ में पूछते हैं कि अभी ट्वेल्थ में है, ट्वेल्थ का तो कर रहे हैं बट इलेवेंथ का सब भूल रहे हैं। तो उन टेस्ट से क्या सही। होता है कि आप भूलते नहीं हो, आपके इम्पोर्टेंट जो ओके क्वेश्चंस राइट। होते हैं वो बिल्कुल सही आपको कह रहे वैसे ही हो। रट जाते हैं। आप इवन चैप्टर हाँ। ना पढ़े हो तो भी अगर आपने उसके 10 टेस्ट अटेम्प्ट कर लिए तो आपको सारे मेन क्वेश्चंस तो वैसे ही पता चल जाते हैं। रिवीजन तो भी हो गया आपका उससे। हाँ, हाँ तो बिल्कुल। मॉक टेस्ट आपने दिए, रिवीजन भी हो गया, हाँ नोट्स भी बनाए होंगे। तो हाँ, नोट्स किस नोट्स। तरीके से प्रिपेयर करें, उनसे आपको कितना एडवांटेज मिला, वो कैसे हेल्पफुल थे आपके लिए? नोट्स कई लेवल्स पे बनते हैं। एक तो होता है कि एनसीईआरटी पढ़ी तो एनसीईआरटी में ही उधर ही आपने लिख दिया। तो मेरे लिए राइट वो राइट। सबसे सबसे जो फायदेमंद थे मेरे वो नोट्स थे। क्यों? क्योंकि ओके। उसमें क्या कई लोग होते हैं वो पूरी पूरी बुक अंडरलाइन कर देते हैं, बट आपको राइट राइट राइट। बहुत केयरफुली देख ध्यान से आप, मतलब मैं जब पढ़ रही होती थी तो मेरे कंटिन्यूस दिमाग में ना जो सेंटेंस पढ़ती मैं ट्राई अपने आप आता था कि मैं उस पर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करती थी। तो जैसा क्वेश्चन बन जाता तो मैं उसे लिख देती थी। और इवन ऐसे ओके। हुआ था एक बार तो कि मैंने अपने कुछ दोस्तों से, ऐसे टी ब्लॉक था ट्वेल्थ का, तो हमारा उसका एक ओरल टेस्ट होने वाला था। तो मैंने उसके ऐसी क्वेश्चंस मैं सोच रही थी, मैंने अपने कुछ एक दो दोस्तों से पूछे वो क्वेश्चंस, तो उन लोग को नहीं आए, क्योंकि वो ऐसे थे कि डायग्राम के किसी कोने में लिखे हुए थे कि सेलेनियम का कुछ लिखा था कि मोस्ट कॉमन फॉर्म ऐसा मिलता है या ऐसे। तो मैंने वो पूछे तो उस वक्त उन्हें नहीं आए, फिर मैंने उन्हें बताया कि ये है। तो और ये हुआ कि हमारे टेस्ट में एग्जैक्टली वही क्वेश्चंस पॉप अप हुए। तो फिर दे वर वेरी हैप्पी कि हाँ ये वाले तो प्रैक्टिस में करे थे। प्रैक्टिस तो ये में होता है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो आप बिल्कुल। पढ़ते पढ़ते आप कंटिन्यूस क्वेश्चंस बनाते रहो अपने दिमाग में। बिल्कुल तो बिल्कुल। उससे आप वो पॉइंट को, मैं क्या करती थी, मैं लिख लेती थी कि हर एक जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे वहीं पे लिख लेती थी। तो उससे ओके। मुझे अपनी ही राइटिंग का याद रह जाता था। वो फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, आइडेंटिक मेमोरी, तो वो दिख जाता था मेरे को, वही याद आ जाता था एग्जैक्ट। तो वो सबसे ओके। इम्पोर्टेंट होता है। और मैं खुद के कॉपी में भी नोट्स बनाती थी कि क्योंकि वो बहुत हेल्पफुल, कि कई बार होता है कि आपका पेपर होने वाला है, आप बुक खोल के देख रहे हो, आप ढूंढ रहे हो क्या पढ़ना है क्या पढ़ना है, बट कई तो आपके नोट्स ये फायदा करते हैं कि यू कैन जस्ट फ्लैश थ्रू ऑल दोस पॉइंट्स। आपको पूरा चैप्टर में जो बीच की जो ऐसी चीजें जो अननेसेसरी हैं वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो वो राइट आपके क्विक रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। और तीसरे आते हैं जो, हाँ, जो तीसरे होते हैं वो होते हैं कोचिंग के नोट्स, जिनमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है काफी। तो वैसे वो बहुत अच्छे होते हैं, बट उनको प्रेफरेंसेस में लास्ट रखना चाहिए, क्योंकि नीट जो आता है वो मेनली एनसीईआरटी बेस्ड है। बहुत राइट मुश्किल से राइट 2-3 क्वेश्चन होते हैं जो बाहर से होते हैं। तो आप पहले उन क्वेश्चंस को अपना पक्का कर लो, उसके बाद वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पे जाओ। बहुत बच्चे होते हैं वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैदर करने में रह जाते हैं, और बेसिक जैसे मेरे भी 2-3 तो गलतियां हुई ना एनसीईआरटी की। तो अगर मैं मोर एनसीईआरटी फोकस्ड होती मेरी प्रिपरेशन, तो वो वाली गलतियां भी नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे आप इस बता रहे हो प्रेफरेंस कि को हाँ करना हाँ, चाहिए। हाँ जैसे आप बता रहे हो कि बेस जो होता है वो पूरा एनसीईआरटी से होता है हाँ इसका, और प्रिपरेशन मेनली स्टूडेंट्स को उसी से करनी चाहिए अपनी स्टार्ट। एनसीईआरटी के अलावा भी कई चीजें होती है जो इसके बाहर से आती हैं, तो उसके हाँ लिए बच्चे अलग अलग रेफरेंसेस यूज करते हैं, और उन रेफरेंसेस से बहुत ज्यादा पजल्ड भी हो जाते हैं कई बार। तो आपका क्या आइडिया है इसके लिए कि मतलब लिमिटेड रेफरेंसेस यूज करना चाहिए, या फिर कौन से ऐसे रेफरेंसेस है जो यूज करने ही जरूरी है? हाँ, मैं कहूँगी कि रेफरेंस बुक्स जो भी होती हैं वो बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। जैसे हर सब्जेक्ट के आप कुछ रेफरेंस बुक्स चूज कर लो कि हाँ ये वाली बुक्स, क्योंकि रेफरेंस बुक्स आपके कॉन्सेप्ट्स ज्यादा अच्छे से बनवाती हैं। दो, आपको फिजिक्स की एनसीईआरटी और ये सब पढ़नी चाहिए, क्योंकि कई लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, बट हमारे सर कहते थे कि उसमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट दिए हुए होते हैं। तो इसलिए कई लोग एच सी वर्मा और ऐसी और बुक्स चूज करते हैं, मैंने भी पढ़ी थी। तो वो आपके कॉन्सेप्ट्स और आपको एक्स्ट्रा मतलब आपकी उस तरीके से थिंकिंग बनाने में हेल्प करते हैं कि आप क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करो। तो वो सब जरूरी बहुत है, बट जब आपका एनसीईआरटी पक्का हो जाए उसके बाद उस चीज पे जाओ, या फिर आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तब उस पे जाओ। तो बिल्कुल। मेन अपनी फोकस एनसीईआरटी पे रखनी है, बट रेफरेंसेस लेने हैं और लिमिटेड है। लिमिटेड लेने हैं, और लेने ज़रूरी भी हैं, ताकि आपके डाउट्स वगैरह जो हों और हाँ वो क्लियर भी हो जाए, और हाँ आप चीज़ों को अच्छे से समझ भी सकें। अब हाँ, इनको क्या क्योंकि करते हैं अपन? एनसीईआरटी या बोलिए, बोलो बोलो। क्योंकि एनसीईआरटी की ये टेंडेंसी है कि वो बहुत पॉइंट्स होते हैं ऐसे जो अपने आप में कॉन्सेप्ट होते हैं पूरा, बट वो बहुत शॉर्ट में उसे लिख देती है। तो बच्चे यूजुअली उसे या तो रट लेते हैं या इग्नोर कर देते हैं। तो वो बिल्कुल। कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो उन बुक्स में एक्सप्लेन्ड होते हैं, एंड दे आर इम्पोर्टेंट। दे आर इम्पोर्टेंट, राइट राइट। तो गौरी, अपन ने बात कर ली अपनी पूरी प्रिपरेशन की, अब बात करते हैं इस एग्जाम्स को क्या कहते हैं अपन सब्जेक्ट वाइज क्रैक कर लेते हैं, हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे, बच्चों को किस तरीके से इनकी प्रिपरेशन करनी चाहिए? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हर सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है। ऐसा नहीं कि, बिल्कुल। क्योंकि यूजुअली मतलब ये कॉमन नोशन होता है कि फिजिक्स मेडिकल वालों को मुश्किल लगती है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नीट में इजी आती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कम लेवल की फिजिक्स पढ़नी है या आपको टॉपिक क्लियर नहीं करने, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करने हैं। हर एक सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान देना है। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस तो आते हैं, बट उसमें भी 2 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग, तो उनको भी अलग अलग इम्पोर्टेंस अपनी देनी है। तो मैं कहूँगी मतलब मेरे यूजुअली ऐसे रहता था ऑर्डर कि जब हमारा टेस्ट, हमारे यूजुअली 14 डेज या 7 डेज के उस पे डिफरेंस पे टेस्ट होते थे। तो मैं हमेशा फिजिक्स से स्टार्ट करती थी, उस चीज के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती थी। तो उस चीज के लिए मैं एडवाइस करूंगी कि लोग अपने एनसीईआरटी पहले पढ़ें, फिर एक्स्ट्रा अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अगर आपको और पढ़ने हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होते हैं जो नॉर्मल उसमें नहीं लिखे होते हैं कहीं भी सिलेबस में, तो एच सी वर्मा या ऐसी कोई बुक को देख देख सकते हैं उसमें। तो ओके। उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे जाती थी। केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अगर है मतलब काफी अगर कॉन्सेप्चुअल चैप्टर हो तो उसके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करती, जैसे सॉल्यूशंस होता है या सॉलिड स्टेट, इन सब का। और फिर मैं बायो करती थी, क्योंकि मेरा ये था कि भूल जाते हैं, तो एक बार अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो अच्छा होगा कि आप टेस्ट के जितना पास हो सके उतना पढ़ो। तो मैं ऐसे ऑर्डर में पढ़ती थी, बट रिवीजन के टाइम पे मैं टॉपिक वाइज देखती थी रादर देन सब्जेक्ट वाइज, कि ये टॉपिक मेरा वीक है तो मैं उस टॉपिक को करती थी, फिर वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी ऑर्डर में हो। कोई ऐसे फिक्स नहीं था कि ओके। आज तो फिजिक्स के ही सारे टॉपिक्स करने हैं, फिर भले मेरे को बायो में कोई ऐसा टॉपिक हो जो इमीडिएट नीड हो उसकी कि मैं उसे पढूं। वेरिएशन तो जरूरी है थोड़ा सा। हाँ हाँ, और उससे क्या बोर भी नहीं होते। नहीं तो ये होता है बोर भी आपने नहीं होता, बना बिल्कुल। रखा है कि एक दिन आज तो मेरे को सारा केमिस्ट्री पढ़ना है,
आप इनऑर्गेनिक पढ़ के थक गए, रट के थक गए और आपको आधी चीज याद रही जितनी आप करी, तो वेरिएशन लाते रहो। क्योंकि मेरा तो ये था कि मैं बहुत ज्यादा, मेरे से सिटिंग नहीं दी जाती थी ज्यादा। लोग 10-10 15-15 घंटे बैठते हैं, मैं मुश्किल से 4-6 घंटे बैठ पाती थी एक दिन में, और कंटिन्यूअस तो बिल्कुल भी नहीं। तो और बैठना चाहिए भी नहीं, मतलब आई वुड एडवाइस कि तुम सेटिंग कंटिन्यूस दो, इतनी दो कि तुमने एक टॉपिक या एक चैप्टर जितना सोचा है पहले बैठने से पहले सोचो क्या करना है, फिर उस चीज को पूरा करके देन यू टेक अ ब्रेक, हाफ एन आवर और 1 आवर जैसा भी है, डिपेंडिंग ऑन कितने फ्रीक्वेंसी पे आप ले रहे हो ब्रेक्स। तो फिजिक्स पे ध्यान दे तो फिजिक्स की एनसीईआरटी आती है पहले, उसके बाद कॉन्सेप्ट्स के लिए एचसी वर्मा या आपके कोचिंग के नोट्स फिजिक्स के ज्यादा पढ़ें बायो के कंपैरिजन में, क्योंकि कॉन्सेप्चुअली तुम्हें थोड़ा बहुत वो आगे पीछे कर सकते हैं नीट में, बट फैक्ट्स में वो कम करते हैं ऐसा। तो एंड फिजिक्स इज मोर कॉन्सेप्चुअल एज कम्पेयर टू बायो, तो उसमें आप थोड़ा बाहर जा सकते हो बाउंड्रीज पे। तो रेफरेंस के लिए एचसी वर्मा बहुत अच्छी बुक है, रेस्निक हैलिडे है, बहुत ज्यादा अच्छी बुक है, बहुत रिस्पेक्टेड बुक है, और यूनिवर्सिटी फिजिक्स भी है। तो बट इन सबको आप बिल्कुल अपने सिर्फ बेसिक चीजों के लिए पढ़ना, उसके आगे और भी बहुत चीज होती है, उन सब चीजों को नहीं पढ़ना है। और केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी को बिल्कुल, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना चार्ट जाना है बिल्कुल, क्योंकि आपको टेबल तक, आपको इवन डेटा दिया होता है तो डेटा भी लोग इग्नोर कर देते हैं कि ये तो डेटा ये कैसे आएगा, बट आपको एटलीस्ट कंपैरिजन में होना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह पे एनोमलीज होती हैं, जैसा हम प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं वैसा नहीं होता है, तो आपको हर डेटा को कंपेयर करना है। अगर ऐसा है कि आपकी जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से भी ऑर्डर है हर चीज का, तो आप उसे भले चाहे याद ना करें, बट जिन चीज का एनोमलीज आ रही है बीच में कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट में ऐसा बहुत होता है, तो उन सब चीजों पे आप स्पेशली ध्यान दें कि किस ऑर्डर में चीज है, भले फिर आप एग्जैक्ट वो याद ना रखें, वो नहीं आता कि एग्जैक्ट नंबर्स नहीं पूछे जाते, बट आपके कंपैरिजन जरूर पूछा जाता है। और डायग्राम्स को लोग इग्नोर कर देते हैं, तो हमारे तो एक हमें बुक दी थी हमारे कोचिंग ने, तो उसमें सारे डायग्राम्स थे कंपाइल्ड, सारी बायो की। तो इवन केमिस्ट्री में भी जो डायग्राम, क्योंकि डायग्राम्स में कई एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए होते हैं, जैसे एक सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस होती है, उसमें एक कोने में लिखा हुआ है कि इस वाले चेम्बर में हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये यूज होता है इस चीज के लिए। तो अब वो छोटी छोटी चीजें वो मेन टेक्स्ट में नहीं दी होती, तो आपको मतलब एक एक पॉइंट। और बायो में ऐसे होता है कि आप जो चैप्टर होते हैं कई जो सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं ना यूनिट्स में, कि ये यूनिट है इसमें 2-3 चैप्टर है, तो उनके शुरू में एक होता है इन्फॉर्मेशन होता है पेज छोटा सा, जिसमें एक तो आपके यूनिट के बारे में दिया होता है, और दूसरा क्या होता है जो भी साइंटिस्ट ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है उस फील्ड, तो उससे भी पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसे रामचंद्रन प्लॉट और वो सब, तो नीट में क्वेश्चंस भी आ चुके हैं, तो उन पॉइंट्स को भी नहीं छोड़ना कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी क्या है, किसको मिला, और ऐसे बेसिक पॉइंट्स याद रखने, बहुत ज्यादा नहीं कि ये किस कॉलेज से पढ़े, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े और वो सब, वो नहीं। बिल्कुल। बट आप इसके बाद क्या वेरी सिलेक्टिव। वेरी सिलेक्टिव। कई होते हैं टॉपिक्स जो होते हैं जो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, जैसे सब्जेक्ट आप बता रहे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, तो कई टॉपिक्स होते हैं जो बहुत टफ होते हैं और स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आते हैं, तो उनके लिए प्रिपरेशन कैसे करें, उनको कैसे क्रैक कर सकते हैं? फिजिक्स में तो ऐसे होता था कि जो भी टफ टॉपिक्स होते थे मैं उन्हें तब तक पढ़ती रहती थी जब तक मेरे को एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो गया कि एक एक चीज हो कैसे रही है, क्यों आई है, कहाँ से आई है। तो उससे फिर मेरे को रटने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इवन मैं कोशिश यही करती थी कि कम से कम फॉर्मूले रटूं, तो उससे होता था कि थोड़े से भी जो डिराइव फॉर्मूले हैं वो सब मैं उसी वक्त निकाल लेती थी, कि एक टनल अगर आपने अर्थ से डिग करी है तो उसमें ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या है, तो वो उसी वक्त निकल जाता था। और फिर ये होता है कि कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आप कर करके आपको रट जाते हैं, आपको अलग से बैठना नहीं पड़ता, प्रैक्टिस करनी पड़ती है सब चीजों की। हाँ, तो फिजिक्स जो चीज समझने की है उसे ही आप रटने लगोगे तो फिर बायो के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी दिमाग में। तो इसलिए हाँ, तो इसलिए कोशिश करके अपने एक एक आप अपने टीचर से हेल्प बहुत लें, क्योंकि टीचर्स बहुत इजीली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, वो चीज का आपको विजुअलाइज करा सकते हैं। फिजिक्स इज ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन, तो जितना अच्छा आप विजुअलाइज करेंगे उतना इजीली आप आंसर कर पाएंगे। तो वो रहता है। बाकी केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में तो आता ही है, सबको मुश्किल आती है, मेरे को भी आई थी। इवन मेरा जो एक क्वेश्चन ऐसा गलत हुआ, जो इकलौता ऐसा क्वेश्चन था जो मुझे याद नहीं था पूरे पेपर में, वो
एस ब्लॉक कई का बार था। हो जाता है। हाँ, जबकि 11th का जो एस ब्लॉक पी ब्लॉक था वो मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, बट स्टिल वो चीज मेरे को नहीं आती क्योंकि मैंने रिसेंटली में उसे रिवाइज नहीं किया। रिवाइज नहीं करा था, तो हाँ, रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है इसके लिए। बहुत ज्यादा जरूरी है। और लास्ट टाइम पे बिल्कुल। आप रादर देन पूरा पूरा चैप्टर रिवाइज करें, पन्ने, हमारी मैम कहती थी कि पन्ने पलटो, कि जो टॉपिक ऐसे दिख रहे हैं कि हाँ ये टॉपिक है, जैसे वर्नलाइजेशन है या ये सब है, ये बिल्कुल। सब तुम रिवाइज करो। पूरा पूरा चैप्टर क्यों बिल्कुल। करना है जब आता है, काफी उसमें पोर्शन आता है तुम्हें तो। बिल्कुल। हाँ, और कोशिश करो कि तुम क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करो। तो क्या होता है, कई बार आपको जो चीज बुक से याद नहीं हो रही, वो आपको वो क्वेश्चन दिमाग में याद आ जाता है कि ये क्वेश्चन मैंने उसमें गलत किया था। इसीलिए टेस्ट का बिल्कुल एनालिसिस इतना जरूरी है, क्योंकि आपको फिर जरूरी है। आप अपनी गलतियां ही याद रह जाती हैं। तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो वैसे ही क्लियर हो जाते हैं। और बेसिक तो आप अपनी नॉलेज से कर ही सकते हो। तो बस ऐसे था। और प्रैक्टिस करनी चाहिए फिजिक्स में मुश्किल टॉपिक्स फिजिक्स की। में बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। हाँ, बेसिक अब ये लेवल तो से पूरे एडवांस एग्जाम, लेवल तक। अब ये तो पूरे एग्जाम की प्रिपरेशन की बात हो गई। अब एग्जाम डे की बात कर लेते हैं, और एग्जाम डे से जस्ट एक दिन पहले की बात कर लेते हैं। तो उस दिन की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए स्टूडेंट्स को? उस दिन कितना लिमिटेड पढ़े, किस तरीके से पढ़े, या पढ़े ही नहीं? क्या एडवाइस देना चाहोगे आप स्टूडेंट्स को? एक्चुअली कई लोग कहते हैं कि लास्ट दिन पे बिल्कुल मत पढ़ो, बट मेरे हिसाब से वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लगता है कि उसका बहुत सारा बचा है, तो उसको ऐसा नहीं कि वो सब कुछ पढ़ने में लग जाए कि आज ही सब कुछ रिवाइज करना है। इतना हाई वो अपना गोल सेट ना करे कि अचीव कर ना कर पाए, फिर अगले दिन पेपर टेंशन में दे। तो आप राइट। कुछ ऐसा रखो कि जिनको अगर सही में मतलब जैसे मैं थी, मेरे को कॉन्फिडेंस आता था अगर मैं लास्ट टाइम पे जो भी मैंने पढ़ा तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता था, रादर देन बढ़ता ये था, कि मेरे बिल्कुल। को ये चीज आई नहीं या मेरे को ये टॉपिक याद नहीं है। क्योंकि आई नो कि कई बार क्या होता है, आपको लगता है कि यार ये चीज का आसपास का तो मुझे ऐसे ही याद नहीं आ रहा, बट जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है उससे आपको सब कुछ रिकॉल अपने आप हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप हवा में देखते देखते आप पूरा टॉपिक आप ऐसे ही बोल दोगे। अगर वैसा नहीं है तो आपकी प्रेपरेशन कम है, क्योंकि कम है। इतना ज्यादा सिलेबस है। तो हर चीज को आप बिल्कुल जुबान पे मतलब ऑन, यू कांट कीप एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स। कई चीजें आप उस वक्त डिराइव कर सकते हो, कई चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल। क्वेश्चन में ही आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके कर सकते हो। तो बिल्कुल सही लास्ट बात टाइम पे कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि चिल करो, चिल जरूर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम टेंशन में बैठे हुए हो पूरे दिन पे, है। काफी बिल्कुल। आराम से करो। टॉपिक थोड़े बहुत रिवाइज करते रहो, उससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस राइट। बढ़ेगा, रादर देन कि तुम टेंशन में मत। और कोई टॉपिक ऐसा आ रहा है कि तुम्हें याद नहीं आ रहा तो डोंट बी टेंस्ड, क्योंकि सबके साथ होता है। और सब। जब क्वेश्चन आता है तो वी कैन बहुत ऑप्शन होते हैं, आप एलिमिनेट करते हो, आप रीजनिंग लगाते हो और अपनी नॉलेज यूज करते हो। तो और बिल्कुल। रिलेट करके बहुत पढ़ें, क्योंकि कई कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो फिजिक्स के केमिस्ट्री में लग जाते हैं, केमिस्ट्री के राइट। फिजिक्स में लग जाते हैं। तो एक एक चीज को रिलेट करें। हमारे सर कहते थे, फिजिक्स के बहुत अच्छे सर थे, उनने ऐसे कहा था कि अपना एक हॉरिजॉन्टल व्यू रखो, कि तुम्हारे को जब क्वेश्चन आए तो रादर देन तुम ऐसे वर्टिकल जा रहे हो कि एक टॉपिक इस क्वेश्चन से नहीं, इस टॉपिक से नहीं है, वो क्वेश्चन इस टॉपिक से नहीं है। तुम रादर देन वो टॉपिक्स याद करने की कौन सा लग रहा है, तुम देखो कि कौन से तुम्हारे पास सारे टॉपिक्स तुम्हारे सामने, कौन सा टॉपिक सामने उस है। क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बिल्कुल। सब्जेक्ट। बायो में भी तुम कई बिल्कुल। बार केमिस्ट्री या फिजिक्स की नॉलेज पे तुम आंसर कर सकते हो, एंड दैट ओनली बिल्कुल। हेल्प्स। क्योंकि दैट ओनली। तुम्हें अपने रिड्यूस करना है, जितना चीज याद करनी उसको कम से कम रखना है। जितना छोटा रखेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। हाँ, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि तो बहुत अब एक्स्ट्रा आपके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कोर्स है। तो आप जितना बिल्कुल। बिल्कुल। शॉर्ट में उसे याद करो उतना अच्छा है। बिल्कुल। तो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप आगे क्या देखते हैं? अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं? किसी में स्पेशलाइजेशन करना, क्या क्या है आपका फ्यूचर? मेरा अभी तो मतलब एमबीबीएस है, तो एमबीबीएस में मैं सोचा है कि रिसर्च में अभी शुरू में तो करना मुश्किल होता है, बट सेकंड थर्ड ईयर से रिसर्च काफी होते हैं, तो मैं रिसर्च भी करूँगी साथ में। और दैट्स उसके बाद आई अमेजिंग। गिव ऑल द एग्जाम्स पॉसिबल जो भी नेक्स्ट उसके लिए होते हैं, पीजी के लिए या बिल्कुल। रेजिडेंसी, बाहर रेजिडेंसी ऑल होती है। द बेस्ट फॉर देम। हाँ, बस वही फिर आगे एग्जाम्स ही देना है। और न्यूरो, मैंने मतलब मेरा एम है कि मैं न्यूरो सर्जन बनूं एमसीएच का। हालांकि मैंने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं कि क्या पता किस चीज में इंटरेस्ट आ जाए, क्योंकि अभी उतना नॉलेज बिल्कुल। नहीं है कि मैं सब कुछ अभी ही प्लॉट कर दूं अपना प्लॉट पाथ। कर, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शंस रहने चाहिए, वो बढ़िया रहता है।
हाँ, तो गौरी, बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए आपने, और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे वो आपके आंसर से बहुत ज्यादा इंस्पायर होंगे और उससे सीखेंगे। आई होप द सेम। थैंक्स, और ऑल द बेस्ट आपके आगे वाले फ्यूचर के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स आवर प्लेजर, इट्स आवर प्लेजर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने गौरी को सुना, गौरी ने शेयर करी अपनी सक्सेस स्टोरी। गौरी ने बताया कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और अपना व्यू एक वर्टिकल रखने की बजाय एक हॉरिजॉन्टल व्यू रखें, ताकि आपको आंसर समझने में आसानी रहे। तो बने रहे टॉपर्स नोट्स के साथ। आने वाले टाइम में लेके आएंगे हम एक और टॉपर को, जिनसे सुनेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी। लाइक करें हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।